नमस्कार, आप सभी का स्वागत है गपशप न्यूज में। चीन और अमेरिका के बीच दक्षिण चीन सागर को लेकर टकराव के बीच दोनों ओर से आक्रामक संकेत जारी है। अब चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने शनिवार से दक्षिण चीन सागर पर लाइव फायर ड्रिल्स शुरू कर दी है और इसके प्रोपेगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि अमेरिका की ओर से बढ़ते उकसावे के बीच चीन ने ये ड्रिल की है। ग्वांगडांग प्रांत के लेजू क्षेत्र में ताकतवर हथियारों के साथ ये अभ्यास किया है। इस दौरान पीएलए के एयरफोर्स के जंगी जहाजों ने एंटी शिप एंटी एयरक्राफ्ट अभ्यास किए। चीनी मिलिट्री एक्सपर्ट का मानना है कि इस अभ्यास में नेवी और रॉकेट फोर्स का जॉइंट ऑपरेशन भी हो सकता है। साथ ही चीन की एंटी एयरक्राफ्ट कैरियर बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल हो सकती है। ये ड्रिल 2 चरणों में हो रही है और 2 अगस्त तक चलेगी। चीनी मिलिट्री एक्सपर्ट सोंग झांगपांग का कहना है कि एयरफोर्स की लाइव फायर ड्रिल में आमतौर पर एयरक्राफ्ट और जमीन के जहाजों को शूट किया जाता है। इनके जरिए हवा में ताकत हासिल की जा सकती है और दक्षिण चीन सागर में दुश्मन के जहाजों को निशाना बनाने की ट्रेनिंग होती है। रॉकेट फोर्स के साथ एंटी शिप अभ्यास में बैलिस्टिक मिसाइलें बड़े जहाजों को निशाना बना सकती है और एंटी शिप क्रूज मिसाइलें भी 300 से 400 किलोमीटर दूर के निशाने पर हमला कर सकती है। ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि पीएलए ऐसे वक्त में ड्रिल कर रही है जब अमेरिका की सेना दक्षिण चीन सागर में रेकी और जंगी जहाजों एयरक्राफ्ट से अभ्यास करने के लिए घुसपैठ कर रही है। अखबार ने एक्सपर्ट्स के हवाले से लिखा है कि इससे दोनों सेनाओं के बीच टकराव की आशंका बढ़ सकती है। उधर अमेरिका लगातार दक्षिण चीन सागर में चीन की गतिविधियों को क्षेत्रीय स्थिरता और शांति के लिए खतरा बता रहा है। रूस के दक्षिण पूर्वी शहर खबरोव्स्क में हजारों लोग सड़कों पर हैं। चीन से सटे इस शहर में एक गवर्नर को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके खिलाफ 2 हफ्ते से प्रदर्शन चल रहा है। 9 जुलाई को सर्जी फुर्गुल को मॉस्को के जेल में डाल दिया गया था और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उनकी जगह पर नए गवर्नर को भी नियुक्त कर दिया, जबकि लोगों का कहना है कि सर्जी के खिलाफ बिना आधार से आरोप लगाए गए हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सर्जी को खबरोव्स्क लाकर सुनवाई की जाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लोग गुस्से में इसलिए हैं क्योंकि उनके वोट का अपमान किया जा रहा है। 2 हफ्ते से जारी प्रदर्शन वीकेंड पर और बढ़ गए। लोगों का मानना है कि उनके चुने हुए गवर्नर को हटाकर उनके वोट का अपमान किया जा रहा है। वहीं पुतिन शासन के खिलाफ लोगों में नाराजगी पहले से भी है। खबरोव्स्क के अधिकारियों ने लोगों को कोरोना वायरस का डर दिखाकर प्रदर्शन रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि गवर्नर को वापस लाकर ओपन और फ्री ट्रायल कराया जाए और यह तय होगा कि वह दोषी है या नहीं। पिछले साल सितंबर में जब बिना ट्रायल के सर्जी को हिरासत में लिया गया था, तब भी काफी विरोध हुआ था। पुतिन ने सर्जी को हटाकर डीपीआर पार्टी के मिखाइल डेक्टरेव को कार्यकारी गवर्नर बना दिया। इस पर लोगों ने कहा कि मिखाइल के पास अनुभव नहीं है और उनका क्षेत्र से कोई कनेक्शन भी नहीं है। वहीं मिखाइल का कहना है कि विरोध प्रदर्शन से बहुमत के विचार साबित नहीं होते हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि विदेशी से लोग इन प्रदर्शन का समर्थन कर रहे हैं। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने इन दावों को भी खारिज किया कि इसके पीछे विदेशी हाथ, लेकिन कहा कि परेशानी खड़ी करने वाले लोगों और फर्जी विरोधियों के लिए प्रदर्शन पोषक का काम कर रहे हैं। रूस की जांच समिति का कहना है कि सर्जी के खिलाफ 2005 से 6 में कई बिजनेसमैन की हत्या के आदेश देने और कोशिश करने का आरोप तय किया गया है। आलोचकों का कहना है कि 2018 में पुतिन की पार्टी समर्थी उम्मीदवार को सर्जी के हाथों हार मिलने से नाराज होकर ये कार्रवाई की गई। बरगद के 400 साल पुराने ऐतिहासिक पेड़ को बचाने के लिए लोगों का चिपको आंदोलन रंग लाया। मामला महाराष्ट्र के सांगली जिले का है। यहाँ के भोसे गांव में इस पेड़ को बचाने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हाईवे के नक्शे में बदलाव करना पड़ा है। रत्नागिरी सोलापुर हाईवे पर येमेला मंदिर के पास मौजूद बरगद करीब 400 वर्ग मीटर में फैला है। ये पेड़ लोगों की परंपरा से जुड़ा है और इस पर कई किस्म के परिंदे का बसेरा भी है। क्योंकि पेड़ स्टेट हाईवे के बीचों बीच आ रहा था, सो उसे काटने की तैयारी थी, लेकिन सांगली के सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने इसे बचाने की मुहिम शुरू कर दी। गांव वालों ने बताया कि उन्हें जुलाई की शुरुआत में पेड़ काटने की बात पता चली। कोरोना की वजह से एक साथ विरोध नहीं किया जा सकता था, लेकिन पेड़ को बचाना भी था।
लिहाजा पहले 20 लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पेड़ को घेर कर खड़े हो गए। इससे काफी समर्थन मिला। ग्रामीणों ने सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद से सोशल मीडिया पर पेड़ की तस्वीरें अपलोड करना भी शुरू की। कई ऐसे वीडियो पोस्ट हुए जिनमें दिखाया गया था कि पेड़ की शाखाएं कितनी फैली हुई है और उस पर बंदर उछल कूद करते नजर आ रहे थे। पेड़ को बचाने के लिए ऑनलाइन पिटीशन भी दायर की गई थी, जिसे 14,000 से ज्यादा लोगों का समर्थन मिला। पेड़ बचाने का मामला महाराष्ट्र सरकार के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे तक पहुंचा। उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मदद मांगी। गडकरी ने हस्तक्षेप कर NHAI से मैप बदलवाया, जिसमें इसे मोड़ने का फैसला हुआ। बागमती नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी होने के बाद समस्तीपुर के कल्याणपुर के 4 पंचायतों में लोगों को भारी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। बागमती नदी पर कहर बरपाना शुरू कर दिया है। कहीं घर डूब गए हैं तो कहीं स्कूल और सड़क पर बाढ़ का पानी आ जाने से लोगों का जिला मुख्यालय से संपर्क भी टूट गया है। लोग जुगाड़ वाले नाव से सामानों को ढो रहे हैं या उसे आवाजाही में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि बागमती नदी खतरे के निशान काफी ऊपर बह रही है। इस बीच समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर प्रखंड के 5,000 से अधिक की आबादी इस बाढ़ से प्रभावित हुई है। यहाँ बाढ़ का पानी कई घरों में घुस गया है, कई जगह पर सड़क के ऊपर पानी आ गया है, जिससे लोगों का आना जाना भी प्रभावित हो गया है। अब हम आपको एक वीडियो दिखाने वाले, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ये वीडियो बिहार के सिंघिया डिस्ट्रिक्ट समस्तीपुर की है। यहाँ आप देख सकते हैं कि बाढ़ का पानी कैसे जमा हो गया है और फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। आइए देखते हैं ये विनोद कुमार की ये वीडियो और इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे बिहार की हालत बाढ़ से हो चुकी है। तो आप ये वीडियो देख रहे हैं और मेरे पीछे सिर्फ पानी ही पानी दिखता होगा। ये कोई मुंबई या गोवा के बीच का फोटो नहीं है, ये हमारे यहाँ बाढ़ का पानी है। अभी जिस जगह मैं खड़ा हूँ वो सिंघिया टू कुशेश्वर स्थान का रोड है और ये पेंसल्ला और महारा के बीच का जगह है जहाँ पे पानी है। जबकि अभी मैं यहाँ पे खड़ा हो पा रहा हूँ क्योंकि पानी थोड़ा कम माना जा रहा है। लोगों का कहना है या फिर जो मैंने देखा है कि हर बार जितनी पानी आती है उस हिसाब से इस बार थोड़ा सा अभी कम है, नहीं तो इस जगह पे पानी का करंट काफ़ी तेज़ चल रहा होता है और यहाँ पे जैसे कि 5-6 फीट पानी इस रोड पे होता है, कुछ नहीं चलता है, सिर्फ और सिर्फ नाव से ही सारे कारोबार होता है। अभी पानी का बढ़ना जारी है, देखते हैं ये कहाँ तक चलता है। बाकी आप देख लीजिए, जो बैकग्राउंड में दिख रहा है वो कोई गोवा या मुंबई का बीच नहीं है, ये हमारे यहाँ का खेत वाली जगह है जहाँ पे समुद्र से भी बुरा हाल है। नगर निगम के कर्मियों ने इंदौर में अंडा बेच रहे एक युवक का ठेला उलट दिया था। सोशल मीडिया पर वीडियो काफी वायरल हो रहा था। वायरल वीडियो में पारस रैकवार नाम का बच्चा निगम कर्मियों की कार्रवाई को दिखा रहा था। वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद सियासत भी तेज हो गई थी। अब पारस को आर्थिक मदद के लिए कई लोग आगे आए हैं। वीडियो देखने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी पारस की मदद के लिए आगे आए। उन्होंने पारस रैकवार का अकाउंट नंबर मांगा। इसके साथ ही दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने भी मदद की पेशकश की है। समाज सेवी राजेश बिड़कर ने कहा कि आर्थिक मदद करने के लिए दोनों ने पारस का बैंक अकाउंट नंबर मांगा है। वहीं पारस ने शहरवासियों से अपील की है कि मुझे बहुत आर्थिक मदद मिल गई है, अब मैं आत्मनिर्भर बनना चाहता हूँ, हो सके तो मेरे ठेले से अंडे खरीद लेना, पर अब आर्थिक मदद मत करना। वीडियो वायरल होने के बाद पारस की मदद के लिए कई लोग उसे फोन कर रहे हैं। इस पर पारस ने कहा है कि आप मुझे फोन कर अब परेशान नहीं करें, मुझे बहुत आर्थिक मदद मिल गई है, मदद करने वालों का मैं आभारी हूँ। मेरे इंदौर की जनता को भी धन्यवाद है, जितना का नुकसान था उससे कहीं ज्यादा शहरवासियों ने मेरी आर्थिक मदद की है। अब हमें किसी भी तरह की आर्थिक परेशानी नहीं है, हमने फिर से अंडे का ठेला लगाना शुरू कर दिया है। और जानकारी के लिए बता दें कि साथ ही फिर से उसे उसी जगह पर ठेले लगाने की अनुमति अब दे दी गई है। एशिया में पाकिस्तान और नेपाल से पहले ही नजदीकियां बढ़ा चुके चीन को अब बांग्लादेश को अपने खेमे में करने से रोकने के लिए अमेरिका एक बड़ा कदम उठा सकता है। अभी तक अमेरिका ने देश के संस्थापक और प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के आरोपी को अपने यहाँ शरण दे रखी थी।
बांग्लादेश को मनाने के लिए अमेरिका उसे बांग्लादेश डिपोर्ट कर सकता है। साल 1975 के तख्तापलट और बांग्लादेश के पहले पीएम रहमान की हत्या के आरोपी राशिद चौधरी को 2006 में अमेरिका में शरण दी गई थी। हालांकि अमेरिका प्रकाशन पॉलिटिको के मुताबिक अमेरिका के अटॉर्नी जनरल विलियम बार ने चौधरी के केस से जुड़े दस्तावेज जून में मंगाए थे। रिपोर्ट के मुताबिक चौधरी के वकीलों ने कहा है कि अमेरिका का न्याय विभाग फैसले को बदलकर चौधरी को बांग्लादेश भेज सकता है। हसीना प्रशासन अमेरिका से चौधरी के प्रत्यर्पण की मांग करता रहा। बांग्लादेश के विदेश मंत्री AK अब्दुल मोमेन को देश आने वाले हर अमेरिकी अधिकारी के सामने उठाया है। चौधरी पर देश में आरोप तय किया जा चुका है और उसे दोषी करार दिया जा चुका है। पिछले कुछ साल में हसीना प्रशासन ने कई आरोपियों को दोषी करार देकर सजा दी है। राशिद चौधरी एक हाई प्रोफाइल आरोपी है। दरअसल बांग्लादेश के अखबार ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2019 में शेख हसीना के दोबारा पीएम बनने के बाद सभी भारतीय प्रोजेक्ट धीमे हो गए हैं, जबकि ढाका चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को ज्यादा तवज्जो दे रहा है। दूसरी ओर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से बात की है। ऐसे में बांग्लादेश का झुकाव भारत अमेरिका से ज्यादा चीन पाकिस्तान की ओर होते देख ट्रंप प्रशासन चिंतित है। टीम इंडिया के सीनियर ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह इस बार अपने मुंबई के घर का बिजली का बिल देखकर हैरान है। उन्होंने ट्विटर पर बताया कि यह सामान्य से 7 गुना ज्यादा है। लॉकडाउन के बाद से ही मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में बिजली उपभोक्ताओं की खूब शिकायतें आ रही हैं कि बिजली कंपनियां यहां मनमाना बिल भेज रही हैं। कई सेलिब्रिटीज ने अपने बिल को लेकर सोशल मीडिया पर बिजली वितरण कंपनियों के खिलाफ आवाज भी उठाई है, जिसमें अब हरभजन सिंह भी शामिल हो गए हैं। हरभजन ने अपने ट्वीट में हैरान वाले 3 इमोजी बनाते हुए अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई को टैग करते हुए लिखा है, इतना बिल पूरे मोहल्ले का लगा दिया क्या। इसके बाद भज्जी ने इस बिजली कंपनी की ओर से आए बिल वाले मैसेज को पोस्ट करते हुए लिखा, नॉर्मल बिल से 7 गुना ज्यादा, वाह। इस पोस्ट के मुताबिक भज्जी का 33,900 रुपए का बिल है। भज्जी से 7 गुना ज्यादा बता रहे हैं, यानी उनका मंथली बिजली बिल करीब 4500 से 50,000 रुपए के बीच आता है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच वैक्सीन को लेकर भी उम्मीदें बढ़ने लगी है। PGI रोहतक में कोवैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के फेज 1 का पहला हिस्सा संपन्न कर लिया गया। टीका परीक्षण टीम की मुख्य जांचकर्ता डॉक्टर सविता वर्मा ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि शनिवार को फेज 1 के दूसरे चरण में 6 लोगों को टीका लगाया गया है। उन्होंने कहा कोवैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के पहले चरण का पहला हिस्सा संपन्न हो गया। देश में 50 लोगों को वैक्सीन दिया गया है। इसके परिणाम उत्साहवर्धक है। शनिवार को 6 लोगों को दूसरे हिस्से के परीक्षण के दौरान टीका दिया गया। कोवैक्सीन इंडिया का पहला टीका है जिसे परीक्षण की इजाजत दी गई। PGI रोहतक में 17 जुलाई को इसका परीक्षण शुरू किया गया। इस दिन 3 लोगों को टीका दिया गया था। दिल्ली एम्स में भी कोवैक्सीन के मनुष्य पर क्लिनिकल ट्रायल का पहला चरण शुक्रवार को शुरू हो गया। 30 से 40 साल के बीच की उम्र के एक व्यक्ति को पहला इंजेक्शन लगाया गया। एम्स में परीक्षण के लिए पिछले शनिवार से अधिक लोग अपना पंजीकरण करा चुके हैं, जिनमें से कम 22 की स्क्रीनिंग चल रही है। यह जानकारी एम्स में सामुदायिक चिकित्सा केंद्र के प्रोफेसर और मुख्य अध्ययनकर्ता डॉक्टर संजय राय ने दी। आपको बता दें कि कोवैक्सीन को हैदराबाद की भारत बायोटेक ने ICMR तथा राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान के साथ मिलकर विकसित किया है। इसके मानव परीक्षण की मंजूरी भारतीय औषधि महानियंत्रक ने हाल में दी थी। चीन के सबसे बड़े शोध केंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी सेफ्टी टेक्नोलॉजी से गुरुवार को 90 वैज्ञानिकों ने एक साथ पद से इस्तीफा दे दिया है। लगभग 500 लोगों के साथ काम करने वाले इस संस्थान से पिछले साल 200 वैज्ञानिकों ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद यहाँ 100 से भी कम लोग रह रहे थे। अब यहाँ हालात ऐसे हैं कि इसका संचालन करना भी मुश्किल हो रहा है। वैज्ञानिकों द्वारा इस्तीफे दिए जाने के कई कारण बताए जा रहे हैं। हालांकि सबसे अहम चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा संस्थान पर पूर्ण कब्जा करना बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वो इस पर कब्जा करके दबाव पूर्वक काम करवाना चाहती है। जून में आईनेस्ट में काम करने वालों का अपनी पेरेंटिंग संस्था से विवाद हो गया था।
इसके अलावा संस्थान के वैज्ञानिकों को ना तो जरूरी संसाधन और सुविधाएं दी जा रही और ना ही उन्हें काम करने को लेकर आजादी है। अर्नेस्ट हैफी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल साइंस के निर्देश पर काम करता है। इसे चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस के नाम से भी जाना जाता है। ये चीन के उन अहम संस्थानों में से एक है जो 200 से ज्यादा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं में हिस्सा ले चुका है। यहाँ के 80% शोधकर्ताओं के पास PhD की डिग्री है। पिछले साल चीन सरकार की अपील पर अमेरिका और यूरोप में काम करने वाले 16,000 वैज्ञानिक वापस स्वदेश लौट आए थे ताकि चीन को विज्ञान का पावर हाउस बना सके। सरकार ने इन वैज्ञानिकों को भरोसा दिलाया था कि उन्हें विदेशों की तरह सारी मूलभूत सुविधाएं दी जाएगी। हालांकि आने के बाद उनका ये भ्रम टूट गया। इसे भी वैज्ञानिकों से इस्तीफा देने का कारण माना जा रहा है। आपने ऐसी खबरें सुनी होंगी जिनमें चंद रुपयों के चलते रिश्तेदार या दोस्त ने किसी की हत्या कर दी, लेकिन अमेरिका में एक शख्स ने 28 साल पहले किए वादे को पूरा करने के लिए दोस्त के साथ लॉटरी में जीते 164 करोड़ रुपए बांटकर भरोसे और दोस्ती का उदाहरण पेश किया है। विस्कॉन्सिन राज्य में रहने वाले टॉम कुक ने एक लॉटरी का टिकट खरीदा था जिसमें पिछले महीने $22 मिलियन का जैकपॉट लगा। इस खुशी के मौके में शामिल होने के लिए टॉम ने जोसेफ फेनी को बुलाया, साथ ही चेक पर दोनों का नाम भी लिखवाया। इसे लेकर कुक ने कहा कि 1992 में हमने एक दूसरे से वादा किया था कि अगर वे भविष्य में कई लॉटरी जीतते हैं तो उसे बराबर बराबर बांटेंगे। इसलिए अपने वादे पर कायम रहते हुए लॉटरी में जीते 164 करोड़ रुपए दोस्त के साथ बांट रहा हूँ। उन्होंने आगे कहा कि रिटायर होने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता था। वहीं कुक ने कहा कि मुझे लॉटरी जीतने से ज्यादा खुशी अपना वादा पूरा करने की है। इस पैसे से हम अपने आराम की चीजें खरीदेंगे और घूमने जाएंगे। कुक ने जैकपॉट की राशि को कैश में लेने का विकल्प चुना, जिसके बाद टैक्स कटने पर एक के हिस्से में $5.7 मिलियन आए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।